अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। अगर आप किसी फैक्ट्री, कारखाने में या किसी शॉपिंग सेंटर में, किसी भी प्राइवेट इदारे में काम करते हैं, मुलाज़मत करते हैं, तो आपको मालूम होना चाहिए कि हुकूमत की तरफ से आपको वो कौन-सी सहूलियात हैं, जो आपको कानूनन दी गई है और जिसके लिए बाकायदा कवानीन, इदारे मौजूद हैं, लेकिन हमें नहीं मिलता है या उसका हमें शऊर नहीं है, जिसकी वजह से हम उन सहूलियात से महरूम रहते हैं। आज हमारे साथ मौजूद है सिंध एम्प्लॉइज़ सोशल सिक्योरिटी इंस्टीट्यूशन यानी सेसी के डायरेक्टर पब्लिक रिलेशन वसीम जमाल साहब। हम उनसे पूछेंगे कि किस तरीके से हम सेसी में रजिस्टर्ड हो सकते हैं और किस तरीके से अपनी सहूलियात हासिल कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया वसीम जमाल साहब। सबसे पहले ये बताएं कि सेसी में रजिस्टर्ड होने का तरीकाकार क्या है? देखिए, सोशल सिक्योरिटी में रजिस्ट्रेशन का तरीक़ेकार ये है कि सोशल सिक्योरिटी सबसे पहले जो है उसके मालिक को, आजिर को रजिस्टर्ड करती है। मसलन कोई भी एक्टिविटी अगर किसी कारखाने की, फैक्ट्री की या शॉप पे हो रही है, तो हम सबसे पहले उस कंपनी को, उस शॉप को रजिस्टर्ड करते हैं। वो कंपनी जब रजिस्टर्ड हो जाती है कि वो आजिर रजिस्टर्ड हो जाता है कि इस नाम से काम कर रहा है, इसके मालिक का ये नाम है, तो हम फिर उससे ये कहते हैं कि वो हमें कंट्रीब्यूशन अदा करे उस वर्कर का। अच्छा, चूँकि जो सोशल सिक्योरिटी की अदायगी है, वो ज़िम्मेदारी है आजिर की अदा करना, और वो है उसकी तनख्वाह का 6%। आजिर से मुराद मालिक। मालिक, एम्प्लॉयर। ठीक है। एम्प्लॉयर ने बेसिकली उस वर्कर्स का सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशन अदा करना है, और वो उसकी तनख्वाह का जो उसने वसूल की है, उसे अदा की है एम्प्लॉयर ने, उसका तकरीबन 6% बनता है। अच्छा, यही वजह है कि सोशल सिक्योरिटी की जो कवरेज कम है, उसकी वजह ये है कि चूँकि टोटल कंट्रीब्यूशन एम्प्लॉयर में देना है, तो वो इससे किनारा-कशी करता है कि मैं ना दूँ, और वो फिर रजिस्ट्रेशन कोशिश करता है कि मेरी रजिस्ट्रेशन भी ना हो। दूसरा, इसमें जो एक बड़ी वजह है, आप जो देखते हैं कि वर्कर्स कम रजिस्टर्ड हैं, उसकी बड़ी वजह ये है कि हमारी लिमिट बहुत कम है। अच्छा, यानी कि लिमिट की तरफ आएँगे। सबसे पहले ये जो तरीक़ाकार है हम उसको वाज़ेह करना चाहते हैं ताकि लोग जो नहीं हो रहे हैं, उन्हें मालूम हो कि किस तरीके से। इसमें क्या सिर्फ़ मालिक अपने मुलाज़िम को रजिस्टर्ड कर सकता है या मुलाज़िम खुद से भी अपने आप को रजिस्टर कर सकता है? देखिए, बेसिकली अभी तक जो अमली तौर पे हो रहा है, उसमें मालिक अपने आप, मालिक ही रजिस्टर्ड करेगा। लेकिन 2021 में अगस्त के अंदर कुछ अमेंडमेंट सोशल सिक्योरिटी एक्ट में की गई हैं। उसके अंदर 4 मुख्तलिफ कैटेगरी को भी शामिल किया गया है, जैसे कि जो सेल्फ एम्प्लॉयड है, जो खुद अपना कोई काम करता है घर के ऊपर और उसका कोई मालिक नहीं है, वो भी अपने आप को रजिस्टर्ड करा सकता है। इसी तरह घर पे काम करने वाले मुलाजिम जो डोमेस्टिक वर्कर कहलाते हैं, वो रजिस्टर्ड हो सकते हैं। इसी तरह होम बेस्ड वर्कर्स जो होते हैं, जो किसी का काम अपने घर पे काम करते हैं, प्रोडक्शन अपने घर पे कर रहे होते हैं, जिस आमतौर पे ख़वातीन ज़्यादा करती हैं। फिर हैदराबाद में चूड़ी की सनत है, ये सारी होम बेस्ड कहलाती है, तो ये भी अपने आप को रजिस्टर्ड कर सकते हैं। तो लेकिन अभी अमली तौर पे ये इसके रूल्स और रेगुलेशन चूँकि प्रोसेस में हैं, तो अमली तौर पे अभी ये नाफिज़ नहीं है। यानी इस वक़्त सिर्फ़ मालिक रजिस्टर करवा सकते हैं और अगर कोई मुलाज़िम हो, उन्हें पता हो कि मेरा जो फैक्ट्री मालिक है, ओनर है, वो मुझे रजिस्टर्ड नहीं कर रहा है, तो उसका क्या तरीका है? वो किस तरीके से कोई शिकायत दर्ज कराएगा या क्या कर सकता है वो? कि देखिए, इसमें इस तरह है कि इसके लिए हमने आज से कोई 1 साल कबल एक ऐप इंट्रोड्यूस कराई थी, मोबाइल ऐप है, और उसका नाम है मज़दूर रजिस्ट्रेशन पोर्टल। तो वो आम किसी भी जो है गूगल ऐप के ज़रिए आप जो है उसको रजिस्टर अपने मोबाइल में कर लें, और वहाँ पे आप अपना एनआईसी नंबर डालकर ये चेक कर सकते हैं कि आप रजिस्टर्ड है या नहीं है। मतलब आपका एम्प्लॉयर आपका कंट्रीब्यूशन दे रहा है या नहीं दे रहा। अगर आपका कंट्रीब्यूशन आपका एम्प्लॉयर दे रहा है, तो उस वो ऐप आपको बता देगी कि आप रजिस्टर्ड हैं, आपका ये मालिक है और इस महीने का आपका कंट्रीब्यूशन आया हुआ है। अगर आप उसमें ये आता है कि आप रजिस्टर्ड नहीं हैं, तो अब आप हमारा जो है इदारे से रब्ता कर सकते हैं। उसे आप इन्फॉर्म करेंगे कि भई कि मैं फलाँ कंपनी में काम करता हूँ और मेरा कंट्रीब्यूशन अदा नहीं कर रहा। इस तरह की हमारे पास मुख्तलिफ कंप्लेंट्स आती हैं, मुख्तलिफ यूनियंस और वर्कर्स करते हैं, और हमारे जो फील्ड अफ़सरान हैं, बाकी लोग इस पे फिर रिस्पॉन्स करते हैं। लेकिन बुनियादी बात ये है कि हमारे पास जो है इस तरह की कंप्लेंट्स आती नहीं हैं। नहीं आती। अच्छा, उसकी क्या वजह है आपके ख़्याल में? मालूम नहीं है लोगों को, अवेयरनेस नहीं, अच्छा, शऊर? उसकी बिल्कुल 2 वजूहात हैं। एक तो ये है कि लोगों को सोशल सिक्योरिटी के बारे में इतनी अवेयरनेस नहीं है कि उसके क्या फ़वाइद हैं, और कानूनी तौर पे ये उनका हक है। वो ये समझते हैं कि ये एम्प्लॉयर का अपना ऑप्शन है कि वो हमारा कंट्रीब्यूशन दे या नहीं दे, जबकि ये मैंडेटरी जो है यानी हर सूरत में उसने रजिस्टर देना। करवाना है। अच्छा, दूसरी बात ये कोई मैकेनिज़्म मौजूद नहीं था हमारे पास कि वो एम्प्लॉयर वर्कर कैसे शिकायत करेगा। तो अभी हमारे जो मौजूदा नए वज़ीर मेहनत अब से 3 महीने पहले आए हैं, और फिर नए कमिश्नर हमारी हादी बख्श लोढ़ो साहब की तैनाती हुई है। बड़े विज़नरी वो शख्सियत हैं। तो उन्होंने जो है एक हेल्प डेस्क जो अनाउंस की है, उस पे टोल फ्री नंबर है और यूएन नंबर है। तो अब कोई भी वर्कर जो है उस टोल फ्री नंबर पे कॉल करे, और उस हेल्प डेस्क पे हमें बता सकता है कि भई मैं इस कंपनी में काम करता हूँ और मैं रजिस्टर्ड नहीं हूँ, मेरी ये तनख्वाह है। और इस तरह की जब से हमने ये हेल्प डेस्क अनाउंस की है, हमारे पास बड़े पैमाने पे इस तरह की अब इत्तलात आ रही हैं
मैं इसमें इजाफा भी कर दूं कि हेल्प डेस्क जो है बुनियादी तौर पे सिर्फ रजिस्ट्रेशन के लिए नहीं है, ये वर्कर्स और आजे एम्प्लॉयर दोनों की किसी भी तरह की मालूमात के लिए अगर उन्हें चाहिए, कोई रहनुमाई चाहिए या कंप्लेन, ये तीनों मकासद के लिए हमने हेल्प डेस्क बनाई है और ये अभी 2 शिफ्टों में काम कर रही है। और अब अभी हमने इसे इनिशियली जो है 2 शिफ्टों में काम किया है। आने वाले वक्त में से मैं 24/7 पर लेकर जाना चाह रहे हैं कि 24 घंटे हमारी हेल्प डेस्क जो है काम करेगी। अच्छा, अगर कोई शिकायत दर्ज करवाता है तो उसमें एक ये भी खौफ होता है ना कि ये शिकायत की बुनियाद पर मालिक उसको नौकरी से फारिग कर सकता है, तो उसके लिए आप किस तरीके से उसको कोई एहतियाती तदाबीर अपनाई है अपने? जी हाँ, बेसिकली अभी हमारे पास जो कंप्लेंट आना शुरू हुई हैं और जिसमें आप कंप्लेन कह लें या जो लोग ये बता रहे हैं कि हम रजिस्टर्ड नहीं हैं, उनकी सबसे पहली यही बात होती है कि जो मैं आपने कॉल की है तो इसे अपने पास कॉन्फिडेंशियल रखिएगा और मालिक को ना पता चले। तो हमने अपने जो हेल्प डेस्क को देखा जा रहा है उसके अमले को सख्ती से पाबंद किया है और डायरेक्टरेट जो इस पे बाद में अमल करेगा आगे जाके फैक्ट्री में, उनको हमने कहा है कि किसी सूरत में भी डिस्क्लोज़ ना हो कि किस वर्कर ने शिकायत की है, क्योंकि ये आम सी बात है कि अगर एम्प्लॉयर को पता चलेगा कि इस वर्कर ने कंप्लेन की थी गवर्नमेंट इदारे में, तो वो उसके खिलाफ कोई कार्रवाई कर सकता है या मुलाजमत से फारिग कर सकता है। तो हमने इसको बड़ा सख्ती के साथ इसे इम्प्लीमेंट कर रहे हैं कि किसी भी सूरत में वो उस वर्कर की निशानदेही नहीं होनी चाहिए और वो खुफिया रहनी चाहिए। और अब तक कोई ऐसी कंप्लेन हमारे पास नहीं है कि किसी वर्कर ने हमें बताया हो कि मैं रजिस्टर्ड नहीं हूँ, फैक्ट्री कंट्रीब्यूशन नहीं देती, तो और वो उसकी ये बात जो एम्प्लॉयर को अब तक, क्योंकि हमारा मैकेनिज्म ये है कि हम हेल्प डेस्क से जब इसको लोकल डायरेक्टरेट शिफ्ट करते हैं या अपने फील्ड ऑफिसर को देते हैं, तो फिर हम कंप्लेनर का नाम नहीं आगे फॉरवर्ड कर रहे हैं। हम सिर्फ ये बताते हैं कि इस एरिया में ये फैक्ट्री है और यहाँ इतने मजदूर काम करते हैं और आप चेक करें कि आया ये सोशल सिक्योरिटी का कंट्रीब्यूशन क्यों नहीं दे रहे या उन्होंने अपने मजदूरों के कार्ड क्यों नहीं बनाए हुए। अच्छा, रजिस्टर्ड जो जिसके वो होते हैं मुलाजमीन जो इसमें रजिस्टर्ड होते हैं सेसी में, उनको क्या सहूलियात मिलती हैं? देखिए, सोशल सिक्योरिटी में जो वर्कर रजिस्टर्ड हो जाता है उसके बाद उसे हम 2 तरह के बेनिफिट्स देते हैं। एक हम उन्हें माली बेनिफिट्स दे रहे हैं, कैश बेनिफिट जिसे हम कहते हैं, और एक मेडिकल फैसिलिटीज़ है, तिब्बी सहूलियात हम देते हैं। और तिब्बी सहूलियात जो हम देते हैं वो सबसे अहम बात ये है कि वो उस वर्कर को और उसकी पूरी फैमिली को मिलती है, यानी कि बीवी, बच्चों और वालिदैन तक को। ये पूरी, अगर एक वर्कर रजिस्टर्ड हो जाता है सोशल सिक्योरिटी में, तो अब उसकी पूरी फैमिली वालिदैन के साथ सोशल सिक्योरिटी के तमाम बेनिफिट्स की जो अहल हो जाती है और उसके अंदर हम उसे ओपीडी से लेके हॉस्पिटलाइजेशन तक का मुकम्मल जो है वो इलाज देते हैं और तमाम फ्री ऑफ कॉस्ट है। और इसमें कोई सबसे बड़ी बात ये है कि इसकी कोई लिमिट नहीं है। अभी अब से कोई 3 महीने पहले ही हमारे पास 2 मज़दूर बच्चियों के केस आए, जिसमें मज़दूर के बच्चे थे और उन्हें बोन मैरो का इशू था। तो दोनों बच्चियों के तकरीबन कुछ 70 लाख रुपए ईच खर्चा आया और उस एक निजी हॉस्पिटल ने वो काम करना था क्योंकि हमारे पास वो सहूलत नहीं थी, तो वो हमने किए। माज़ी में भी हम इस तरह के काफ़ी करते रहे, तो हमारे यहाँ कोई लिमिट नहीं है इलाज की। इसी तरह यानी आप अपने अस्पतालों के अलावा दीगर निजी अस्पतालों में भी रेफ़र करते हैं, जी अगर हाँ। रजिस्टर्ड हो? अगर रजिस्टर्ड वर्कर है और वो सहूलत हमारे अस्पताल में अवेलेबल नहीं है या हमारा कंसल्टेंट या डॉक्टर ये समझता है कि ये इलाज हम या ये ऑपरेशन हम नहीं कर सकते, तो उस सूरत में हम रेफ़र करते हैं। और इस वक्त हमारे पास तकरीबन 14 बड़े हॉस्पिटल पूरे सिंध के अंदर जो है वो पैनल पे मौजूद हैं। लेकिन ये उस सूरत में है अगर वो इलाज हमारे पास अवेलेबल नहीं है और हमारा कंसल्टेंट रेफ़र करता है, तो वो ऑलरेडी हमारे पास कराची के बड़े मारूफ जो मैं उनका नाम तो नहीं लेना चाहता, लेकिन जो कराची के टॉप हॉस्पिटल्स हैं वो सारे के सारे सोशल सिक्योरिटी के पैनल पर हैं और वहाँ हम प्रॉपर्ली अपने सोशल सिक्योरिटी में जो रजिस्टर्ड वर्कर्स हैं उनको वहाँ रेफ़र करते हैं। अच्छा, अस्पतालों की पिछले अरसे कुछ शिकायतें आती थीं कि आपके जो अपने अस्पताल है, उसकी हालत-ए-ज़ार को कुछ ज़्यादा बेहतर नहीं थी। कोई बेहतरी आई है? जी हाँ, बिल्कुल आई है। देखें, उसमें मुख्तलिफ़ कंप्लेंट्स आई, मीडिया में आया और उसका एक नतीजा तो ये भी निकला कि मुख्तलिफ़ ऐसे महकमों ने जो इसकी कार्रवाई करते हैं, जिसमें महकमा एंटी करप्शन है या नैब है, उसने उन ख़बरों के ऊपर एक्शन लिया, उन अफ़सरान के ख़िलाफ़ एक्शन हुआ और वो लोग जो है उनकी एफ़आईआर्स कटी और वो अब उन मुकदमात का सामना कर रहे हैं। उसके नतीजे में ये हुआ है कि अब इदारे में काफ़ी बेहतरी नज़र आई है और वो जो शिकायत थीं वो तकरीबन ख़त्म हो गई हैं। इसी तरह इदारे ने अपना मैकेनिज़्म भी बेहतर किया है। वो शिकायत ये थी कि दवाइयाँ, सबसे ज़्यादा इशू ये है कि दवाइयाँ जो हैं वो सिगरेट वर्कर को उस तरह नहीं मिलती या शॉर्टेज होती है या उसका कहना ये होता है उस मेयार की नहीं है। उसके लिए मौजूदा जो इंतज़ामिया है उसने उस सिस्टम को ही चेंज कर दिया है और अब हॉस्पिटल या जो हमारा चीफ मेडिकल ऑफिसर होता है सर्किल का, डिस्पेंसरी का, वो परचेजिंग नहीं कर रहा है। इसको हमने सेंट्रलाइज़ कर दिया। अब सेंट्रलाइज़ परचेजिंग हमारी हो रही है। तो अब सेंट्रलाइज़ परचेजिंग की वजह से ये है कि अब उसके अंदर काफ़ी बेहतरी आई है। निगरानी का कोई अमल बढ़ाया हो, आपने बेहतर किया हो ताकि जो है दवाइयाँ चोरी ना हो या जो वहाँ मरीज़ हों उनको इलाज मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, उसकी निगरानी का कोई अमल बेहतर किया है? जी है, इसमें हमने 2 चीज़ें की है। एक तो हमारे पास पहले सारा मैनुअल सिस्टम था
और उस वजह से उसको जो है उसकी स्क्रूटनी करना, मॉनिटर करना थोड़ा मुश्किल होता था। तो हमने भी HIMS एक सिस्टम है, उसको हम लेकर आए हैं, तो उसमें सारी जो दवाइयाँ हैं हमारी वो उस सिस्टम के साथ मॉनिटर हो रही हैं। सेंट्रलाइज़ परचेज़िंग से लेकर और वर्कर को देने तक का जो निज़ाम है वो हम सेंट्रलाइज़ कर रहे हैं। इसमें अभी हॉस्पिटल में निज़ाम हमारा आ गया है, सर्कलों में आ गया है, लेकिन डिस्पेंसरीज़ में अभी ये प्रोसेस जारी है। तो उम्मीद है कि आने वाले 2 से 3 माह में हम मुकम्मल तौर पे सीसी में SIMS सिस्टम लेकर आ जाएँगे। तो उसके बाद ये दवाइयों की जो चोरी का मामला था, ये तकरीबन ख़त्म हो जाएगा। इसी तरह फिर ये हॉस्पिटल्स की जो परफ़ॉर्मेंस है इसको देखने के लिए एक मॉनिटरिंग कमेटी जो है वाइस कमिश्नर की सरबराही में कमिश्नर सोशल सिक्योरिटी ने बनाई है और वो उनको विज़िट्स कर रही है मुख्तलिफ़ डिस्पेंसरीज़ को। कमिश्नर ख़ुद भी जो है कराची से लेके सक्कर तक सरप्राइज़ विज़िट कर रहे हैं। माज़ी में ये प्रैक्टिस हमें नज़र नहीं आती थी। आम तौर पे जो इंतज़ामिया या ब्यूरोक्रेट्स हैं वो दफ़्तर में बैठना पसंद करते हैं। लेकिन मैं ये आपको बिल्कुल इस बात का कहूँगा कि एक ही तब्दीली है कि हमारी जो इंतज़ामिया और जो सरवरान हैं उन्होंने अपनी सीटें छोड़ी हैं और फ़ील्ड में ख़ुद जाके प्रैक्टिकली देख रहे हैं कि मेहनत कशों को और उनके लवाहिकीन को क्या मसाइल हैं, उनको हल करने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, अस्पतालों की जो आपने बात की, सेहत की बात की, और जो रजिस्टर्ड सीसी मुलाजमीन होते हैं, उनको और क्या सहूलियात आप प्रोवाइड करते हैं? देखिए, मेडिकल तो हमारा एक हिस्सा है जो हम देते हैं और उसके अलावा हम बेसिकली कैश बेनिफिट्स दे रहे हैं अपने रजिस्टर्ड वर्कर्स को, जो सोशल सिक्योरिटी में रजिस्टर्ड होते हैं। और वो कैश बेनिफिट जो है वो मुख्तलिफ़ नौइयत के हैं। उसमें जैसे कि अगर एक मज़दूर बीमार हो जाता है, वो हमारे अस्पताल आता है और उसको इलाज जो है वो हो रहा है और डॉक्टर ये समझता है कि ये फ़िट नहीं है, तो हम उसे एक छुट्टी दे देते हैं। वो छुट्टी वो 1 हफ़्ते की भी हो सकती है, 15 दिन भी हो सकती है। तो उसमें उस डॉक्टर हमारे पास ये ऑप्शन है कि हम 121 दिन तक जो मेडिकल लीव देते हैं। तो उसमें जो आखिरी तनख्वाह उसके एम्प्लॉयर ने बताई हमें, आम जैसे इस वक्त कम से कम तनख्वाह जो है वो 40,000 है। तो 40,000 का मतलब ये है कि उसकी 75% तनख्वाह वो सोशल सिक्योरिटी उसे देगा जब तक कि वो वर्कर दोबारा से फिट होकर नौकरी पे नहीं आ जाता। इसी तरह अगर वो इंजर्ड हो जाता है, ज़ख्मी हो जाता है काम के दौरान, तो फिर हम उसे 100% तनख्वाह देते हैं और ये 180 दिन तक हम उसे देते हैं, 6 महीने तक। 6 महीने के बाद भी अगर वो फिट नहीं होता तो फिर हम उसका मेडिकल बोर्ड कराते हैं और फिर उस मेडिकल बोर्ड डिसाइड करता है कि इस सिलसिले में क्या करना है। आम तौर पे इस तरह की कोई इंजरी हो जाती है तो जो वर्कर है वो अ, माज़ूर हो जाता है। तो इसके लिए सोशल सिक्योरिटी में एक माज़ूरी पेंशन है। अगर वो माज़ूरी हमारी परसेंटेज है, तो वो उस परसेंटेज यानी कि 20% तक है तो फिर हम उसे लमसम यकमुश्त अमाउंट दे देते हैं। उसके बाद है तो हम उसे पार्शियल डिसेबल पेंशन देते हैं और अगर वो 67% से ज़्यादा डिसेबल हो गया तो फिर हम फुल उसे मुकम्मल उसे पेंशन देते हैं, जो उसकी तनख्वाह का तकरीबन 75% बनता है, जो 28 से 30,000 रुपए बनती है, जो इस वक्त जो है आम जो इदारे दीगर जो दे रहे हैं उनसे ज़्यादा है। इसी तरह अगर कोई मेहनतकश काम के दौरान जाँ बाक हो जाता है दौरान कार, जैसे कि बल्दिया का वाक़या हो गया, आमतौर पे बॉयलर फट जाते हैं। इस सूरत में या वो वर्कर अपनी फैक्ट्री आ रहा था या फैक्ट्री से घर जा रहा था। इस सूरत में भी अगर उसका किसी हादसे में इंतकाल हो जाता है, तो फिर सोशल सिक्योरिटी उसके जो भी पसमानदगान हैं, उसकी डिपेंडेंट्स हैं, उनको पेंशन देती है। पेंशन का तरीक़ेकार ये है कि अगर वो वर्कर शादीशुदा है, तो उसकी बेवा को मिलेगी। बेवा को उस वक़्त तक हम पेंशन देते हैं जब तक उसकी शादी ना हो जाए और बेटे उसमें 21 साल तक पेंशन लेने के हकदार हैं और बेटियाँ जब तक उनकी शादी ना हो जाए। अगर वो वर्कर जो है वो शादीशुदा नहीं है, तो फिर उसके वालिदैन अगर ये हमें एफ़िडेविट दे देते हैं कि वो उसके लवाहिकीन थे और वो डिपेंड करते थे उस वर्कर पे जिसका इंतकाल हुआ, तो फिर उन वालिदैन को भी लाइफ़ टाइम हम पेंशन देते हैं और इस वक़्त हम हज़ारों जो है वो उस मेहनतकशों के लवाहिकीन को ये अपना पसमानदगान की पेंशन दे रहे हैं। इसी तरह डिसेबल पेंशन भी पूरे सिंध में डिसबर्स हो रही है और आप अंदाज़ा लगाएँ कि जो इस वक़्त जो हमारी पेंशन है वो 30,000 से ज़्यादा बनती है, जो अच्छा, मौजूदा रेट है। ठीक है। तो आगे क्या बेहतरी हम देख सकते हैं इस इदारे में? लेकिन सोशल सिक्योरिटी के हवाले से माज़ी में मीडिया में यकीनन बहुत सारी चीज़ें आती रही हैं और लेकिन इंतज़ामिया ने और वज़ीर मेहनत ने इसको जो है इसको समझा है कि ये इनके बिल्कुल जेन्युइन इश्यूज़ थे वर्कर्स के, उस पे बहुत सारी इनकलाबी तब्दीलियाँ मैं कह सकता हूँ इसमें आ रही हैं। हम इदारे में ट्रांसपेरेंसी लेकर आ रहे हैं, हमने इदारे को जो है डिजिटलाइज़ किया है और उसके अंदर पहली तो ये थी कि परफ़ॉर्मेंस के लिए हमने ये किया है कि वर्कर्स की हाज़िरी अगर यकीनी होगी तो फिर आगे काम होगा। तो हाज़िरी को यकीनी बनाने के लिए कि कराची से लेके सक्कर तक हमने इसको बायोमेट्रिक हाज़िरी कर दी है और सेंट्रलाइज़ इसको मॉनिटर किया जा रहा है और आने वाले महीनों में से सेंट्रलाइज़ सैलरी कर रहे हैं कि उसी बायोमेट्रिक हाज़िरी की बुनियाद पे ऑटोमेटिकली जो है वो सैलरी बन जाएगी। तो जो लोग नहीं आते हैं या जो देर से आते हैं एम्प्लॉइज़, तो उनका ऑटोमेटिकली डिडक्शन जो है वो सिस्टम कर देगा। इसी तरह हमने इनको मॉनिटर करने के लिए भी पहले फ़ेज़ में तमाम हॉस्पिटल्स में
कैमरे लगाए हैं वलीका में, लांडी में, हैदराबाद में, और हेड ऑफिस में एक हम मॉनिटरिंग सेल इसका बना रहे हैं जो 24/7 इसको देखेगा। और वहाँ से हम ये देखेंगे कि आया जो डॉक्टर्स है वो मौजूद है नहीं है, वर्कर्स को वो फैसिलिटीज़ मिल रही हैं नहीं मिल रही हैं। तो अभी प्रॉपर मॉनिटरिंग सिस्टम बनने के लिए जा रहा है, इसका विजिलेंस सिस्टम बनने जा रहा है जो हेड ऑफिस में मॉनिटर होगा। तो ये काफ़ी चीज़ें इसमें आगे तब्दीली की तरफ जा रही हैं। इसी तरह हम नॉर्मल जब मीटिंग्स करते थे अपनी माहाना अस्पतालों के एमएसएस से और फील्ड एक्टेड से, तो उसके लिए उन्हें सक्खर, हैदराबाद, मेबूखार से आना होता था। हम इसको भी ज़ूम पर ले गए। अब हमारी मीटिंग्स जो हैं वो ज़ूम पर हो रही हैं। तो हमने जदीद जो तकाज़े हैं उसके मुताबिक सोशल सिक्योरिटी को लेकर जा रहे हैं, और इसका मकसद सिर्फ़ ये है कि मेहनत कशों को वो सहूलियात मिल सकें जिनका रियासत ने उनसे वादा किया है, और इसमें शफ़ाफ़ियत हो, इसमें बेहतरी आए, और हम अपनी परफ़ॉर्मेंस को देख रहे हैं। सबसे बड़ी बात है कि हमने अपने आप को जो है मज़दूरों के सामने पेश किया। पहली बार सोशल सिक्योरिटी में तमाम पाकिस्तान की और सिंध की तमाम बड़ी फ़ेडरेशन को हमने अब से 3 महीने पहले मदऊ किया था। उनके साथ एक कन्वर्सेशन किया, उन्होंने हमें मसाइल बताए, और हमने उनसे वादा किया था कि हम इन मसाइल को सिर्फ सुनेंगे नहीं बल्कि हल भी करेंगे। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि हम ईद के बाद फिर उनसे एक इंटरेक्शन करने जा रहे हैं, जिसमें हम उन्हें बताएँगे कि हमने क्या-क्या स्टेप्स लिए हैं और आगे हम फ्यूचर में क्या करने जा रही हैं। तो हमने अपने आप को जवाबदेही के लिए सामने पेश किया है उन लोगों के जिनके कंट्रीब्यूशन से ये इदारा चलता है। ठीक है, बहुत शुक्रिया वसीम जमाल साहब। और नाजरीन, अगर आप सीसी के रजिस्ट्रेशन या इसके हवाले से कोई आपकी शिकायत हो, कोई तजावीज़ हो, तो आप कमेंट्स बॉक्स में उसका इज़हार करें। और कोई सवालात हो वसीम जमाल साहब से हम दरख्वास्त करेंगे कि वो आपके सवालात के जवाबात भी फिर उस हिसाब से दें। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।